मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि जो सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर पेशेंटों को न्यूरोलॉजी की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। जैसे डिस्क स्लिप है, हुँ, हुँ। पैरों में झनझनाहट है, मस्तिष्क की बीमारियाँ अक्सर कर सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत देती हैं। इसके बचाव के लिए या सावधानी के लिए पेशेंट को या आम लोगों को जैसे हमें नहीं है, क्या करना चाहिए इसके बचाव के? ये कुछ हद तक बात सही है आपकी कि सर्दियों के मौसम में नीरों की बीमारियाँ थोड़ा ज़्यादा परेशान करती हैं, ख़ासकर जैसे कि लकवा है, लकवे का जो इंसिडेंस है, जो उसके वो बढ़ जाता है। मतलब जैसे आम तौर पे मतलब 12 महीने ही लकवा देखा जाता है, बट सर्दियों के मौसम में ख़ासकर इसके जो प्रेवलेंस है और इंसिडेंस है, वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में मॉर्निंग टाइम पे अधिकतर टाइम ब्लड प्रेशर ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। नंबर 2, सर्दियों में थोड़ा-सा जो खून की जो विस्कोसिटी होती है मॉर्निंग टाइम पे थोड़ी बढ़ जाती है, लकवे के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। तो एक तो कारण ये है। दूसरा आपने बात की कि कमर के दर्द हैं, डिस्क वाले पेशेंट हैं या जो पुराने लकवे के पेशेंट्स हैं, उनमें भी समस्याएँ बढ़ जाती हैं क्योंकि सर्दियों में थोड़ी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, कई बार मसल्स जकड़ जाती हैं, उसको पेनफुल हो जाता है, खासकर पुराने लकवे के मरीज़ हैं, उनके हाथ-पाँव जो जकड़न पहले से रहती है, वो जकड़न बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। और इसी तरह से स्लिप डिस्क वाले मरीजों में भी वैसे तो दर्द बना ही रहता है मसल्स, लेकिन सर्दियों में मॉर्निंग टाइम पे खासकर मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है उनको, जकड़न बढ़ जाती है तो कमर के दर्द बढ़ जाते हैं, पैर के दर्द बढ़ जाते हैं। तो यही एक कारण है कि सर्दियों में ये समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा परेशान करती है मरीज को। और क्या किया जाए इनसे बचने के लिए, तो खासकर जैसे लकवे के पेशेंट्स हैं तो उनके लिए तो यही सलाह है कि दोबारा स्ट्रोक होने की संभावना उनमें रहती है, तो अपना सर्दी से थोड़ा बचाव करें, जो रेगुलर मेडिसिन हैं वो अपना लेते रहें। और बीपी की, डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ चल रही हैं उनकी तो वो रेगुलर लें। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें। स्मोकिंग, अल्कोहल अगर लेते हैं तो वो सब ना करें। और डॉक्टर की जो रेगुलर फॉलोअप में रहें, तो ये उनके लिए आवश्यक है। दूसरा, जैसे कमर दर्द के पेशेंट्स हैं, अगर उनमें किसी को पहले से ही दिक्कत है या तकलीफ बढ़ गई है तो डेफिनेटली न्यूरो स्पाइन स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए और उनकी जांच करके देखना पड़ेगा कि अगर नस में दबाव ज़्यादा है तो उनको दवाई से ठीक हो सकते हैं या इंजेक्शन से ठीक हो सकते हैं। जो कई बार हम इंजेक्शन देते हैं जहाँ नस दर्द दब रही है वहाँ पे बिना ऑपरेशन के इंजेक्शन द्वारा भी इलाज करते हैं। और कई बार अगर ज़्यादा दबाव होता है तो उस कंडीशंस में हम लोगों को ऑपरेट भी करना पड़ता है, जो कि आजकल बहुत ही छोटे चीरे से बहुत ही एक एक सेंटीमीटर से कम के चीरे से भी अब एंडोस्कोपी द्वारा हम कर सकते हैं, जिसको हम एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी कहते हैं। तो एक ये काफ़ी एक बहुत ही एडवांस किस्म की सर्जरी है लेज़र एंडोस्कोपी द्वारा, जो कि ग्वालियर में अब उपलब्ध है और हम काफ़ी समय से 10 सालों से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो स्लिप डिस्क के मरीजों के लिए काफ़ी लाभकारी है क्योंकि इसमें कोई चीरा-फाड़ी नहीं होती, एक टाँका आता है, 1 दिन में छुट्टी हो जाती है और पेशेंट अपने 1 हफ्ते के अंदर ही अपने काम पे लौट सकता है और वेरी नेक्स्ट डे सर्जरी के उसको हम चला भी देते हैं। तो जो पहले जो भ्रांतियाँ थी कि नहीं स्पाइन सर्जरी करने से पैर रह जाएँगे, पैरों में कमज़ोरी आ जाएगी, अब ठीक नहीं हो पाएँगे, एक बार स्पाइन खुल गई तो फिर दोबारा दिक्कत बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसमें काफ़ी लाभकारी है। तो ये जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है इस विषय में कि इस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिसमें आप आसानी से और बिना किसी प्रॉब्लम के वो 100% सेफ्टी के साथ स्पाइन के ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि अधिकतर मरीज स्पाइन में इसी बात को लेकर डरे रहते हैं कि ये स्पाइन सर्जरी सेफ नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि नहीं, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी 100% सेफ सर्जरी है और इसमें एक छोटे से चीरे से ही ऑपरेशन हो जाता है और मरीज अगले दिन चलने लगते हैं। तो सर ये सेटिंग सेटिंग करने से प्रॉब्लम आती है जब ज़्यादा हाँ, ज़्यादा आप सेटिंग ये करते बहुत हैं। अच्छा सवाल है कि ये होता क्यों है? स्लिप डिस्क जो है, कमर के दर्द होते क्यों हैं? तो कई सारे कारण होते हैं। तो जो मुख्य कारण जो हम देखते हैं कि अ, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि कमर की मांसपेशियों का कमज़ोर पड़ना। कमर की मांसपेशियाँ कमज़ोर क्यों पड़ती हैं? तो कमज़ोर मांसपेशियाँ तब पड़ती हैं जब हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लंबे समय तक अपनी कुर्सियों पे बैठे रहते हैं या सोफे पे बैठे रहते हैं। हमारा काम ही इस तरह का है कि हम लंबे समय सुबह से लेकर रात तक बैठ के ही काम करते हैं। तो जो हर आज जो नई जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से तो मोस्टली बैठने का ही काम रह गया, चलने का काम रह नहीं गया है। तो अधिकतर लोगों का यही काम है। तो बैठे बैठे सबसे ज़्यादा है कि बैठे बैठे मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लोग एक्सरसाइज करते नहीं हैं, बैक मसल्स की एक्सरसाइज करते नहीं हैं, बैक मसल्स वीक रहती हैं। और ऐसे में ही वो अचानक उठ के किसी दिन एक्सरसाइज कर लेते हैं या वजन उठा लेते हैं या कुछ भारी काम कर लेते हैं, तो क्योंकि मांसपेशियां वीक होती हैं कमर की,
वज़न ज़्यादा उठा लिया आपने, तो उससे कमर की डिस्क में सीधे-सीधे दबाव बनता है और वो डिस्क जो है वो इंजरी हो जाती है उसकी और डिस्क चोटिल हो जाती है और वो नस को दबा देती है। तो यही कारण है कि sciatica और स्लिप डिस्क का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और काफ़ी कॉमन हो गई है बीमारी। और उसके लक्षण यही हैं, कमर में दर्द आना, पैर में सुन्नपन आना, ना चल पाना, ये सब sciatica के लक्षण हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, बैक मसल्स को मजबूत करना चाहिए, अपना वेट को कंट्रोल रखना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं करना चाहिए, यानी हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखना चाहिए, जिससे कि आपकी बैक मसल्स मजबूत रहें और ये इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है कि ओल्ड एज भी होती है कि ओल्ड एज में भी कई बार ये दिक्कतें होती हैं कि डिस्क जो है घिस जाती है और जो नस का रास्ता होता है वो चकरा हो जाता है, जिसको हम स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं। तो उसमें भी नसों में दबाव आने लगता है, इसलिए पैरों में झुंझुनी, पैरों में सुन्नपन, मरीज को लंबा चल नहीं पाता है वो, खासकर 60-65 ईयर्स के जो मरीज होते हैं वो थोड़ी देर बाद चलने के बाद उनको बैठना पड़ता है, फिर थोड़ा चल पाते हैं, फिर बैठना पड़ता है। ज़्यादा एक एक बार में लगातार नहीं चल पाते लंबे समय। तो उसको हम लंबर कैनाल स्टीनोसिस कहते हैं। तो ये भी काफ़ी एक कॉमन बीमारी होती जा रही है और इसका भी अब इलाज संभव है। इसको भी हम दूरबीन से कर देते हैं। इसमें भी एक टाँके द्वारा 2-3 लेवल तक हम इसको सर्जरी कर देते हैं और काफ़ी अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो ये ओल्ड एज के मरीजों के लिए खासकर जो डरे हुए होते हैं या जिनमें दूसरी बीमारियां हैं, बीपी की, डायबिटीज़ की, हार्ट की, अस्थमा की, तो उन मरीजों में बड़ी सर्जरी झेल नहीं सकते वो। किसी का बाईपास हो चुका है, किसी की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, किसी को पेसमेकर डला हुआ है, तो वो मरीज भी अब स्पाइन की सर्जरी सेफली की जा सकती है, छोटे से चीरे द्वारा की जा सकती है और उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मरीज इन्हीं कारणों से ओल्ड एज की वजह से और दूसरी बीमारियों की वजह से सर्जरी नहीं करा पाते थे स्पाइन की। अब वो स्पाइन की सर्जरी सेफली कर सकते हैं उनमें हम और उसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हैं पहले से। आप एक रीढ़ की हड्डी में कोई इंजेक्शन लगाते थे इस संबंध में, वो रीढ़ क्या की कर हड्डी रहे के हैं? इंजेक्शंस भी एक जैसे पहले तो 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे कि भई एक होता था कि भई दवाई गोली से आपको ठीक करना है और दवाई गोली से ठीक नहीं हुआ तो फिर सर्जरी कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये ट्रीटमेंट काफ़ी डेवलप हो चुका है। उसमें जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट कहते हैं जिसमें हम इसको, तो उसमें हम इंजेक्शंस देते हैं, टारगेटेड इंजेक्शंस देते हैं, मशीन पर देख के ओटी में लेके उनको बारीक सी निडल से एक्स-रे मशीन पर देख के वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ नस दब रही होती है, जहाँ डिस्क का टुकड़ा बाहर आ गया होता है, उसमें हम इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉइड्स के, ज़ाइलोकेन के, ओज़ोन के भी। तो उससे डिस्क थोड़ी श्रिंक हो जाती है और उससे नस खुल जाती है और उससे मरीज को लाभ मिल जाता है। ये जो इंजेक्शन की पद्धति जो है, इंजेक्शन से इलाज करने की पद्धति उन केसेस में ज़्यादा बेहतर रहती है जिनको अभी नई-नई प्रॉब्लम हुई है। अगर बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है तो उसकी जो सक्सेस रेट है 50% है। तो अगर जो नए केसेस हैं उसमें सक्सेस जो इंजेक्शन का सक्सेस रेट है 80% है। बट किसी प्रकार के इंजेक्शन को उपयोग करने से पहले एक बार उसका एमआरआई करके जाँचें करके देखना पड़ता है कि कौन सा मरीज उसके लिए ठीक है, कौन सा मरीज उसके लिए ठीक नहीं है, किसमें अच्छे रिजल्ट आएँगे, किसमें नहीं आएँगे। हाँ, बट लेकिन ये बात तय है कि जिन मरीजों को दवाई गोली से आराम नहीं आता है और जो सर्जरी कराने के इच्छुक नहीं है, उनके लिए बीच में बहुत बड़ा गैप हुआ करता था पहले कि क्या किया जाए, तो उनको काफ़ी हद तक उन मरीजों को इंजेक्शन थेरेपी द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा मैनेज किया सकता है, उनके दर्द को कम किया सकता है, दूर भी किया सकता है और कई बार वो दर्द परमानेंटली भी चला जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है उन मरीजों के लिए जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है या सर्जरी कराने के इच्छुक नहीं है या किन्हीं कारणों की सर्जरी हो नहीं सकती उनकी या इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि वो सर्जरी लायक हों कि सर्जरी करनी ज़रूरत हो उनमें आवश्यकता हो उसमें लेकिन उनका दर्द भी ठीक नहीं हो रहा तो उन मरीजों के लिए क्या किया जाए तो उन मरीजों के लिए इंजेक्शन थेरेपी काफ़ी एक लाभदायक उपचार है। आज हमारे साथ मौजूद थे सीनियर डॉक्टर ग्वालियर के संतोष त्रिपाठी जी। उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की, पूरी तरह से बताया मरीजों को किस प्रकार से क्या करना चाहिए। धन्यवाद।